Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about land of fire and ice. This topic is important from our syllabus GS paper 1, Indian geography या world geography point of view. और ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहते किसको है। आइसलैंड इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ फायर एंड आइस, इसका निक नेम है। तो मुझे लगता है कि एक बार एपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था कि कहाँ ऐसा कौन सा जगह है जहाँ सन एट मिडनाइट होता है, ऐसा कुछ पूछा था। तो नदर्न हेमिस्फेयर के बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास, ऐसे नॉर्वे वगैरह में ऐसा होता है कि रात के टाइम में भी कई दफ़ा बिल्कुल सन दिखता है। तो ऐसे सवाल कभी कभार प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो लैंड ऑफ फायर एंड आइस आइसलैंड को कहते हैं। अभी आइसलैंड में आइस है, ये तो आप सब जानते हैं, बिकॉज नदर्न हेमिस्फेयर में वो अपर लैटिट्यूड में है, हाइयर लैटिट्यूड में है। तो बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर वहाँ पे आइस कवर्ड रहते हैं। बट फायर क्यों है वो भी जरा समझते हैं। तो फायर इज बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड दैट टू कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन इन आइसलैंड। तो आइसलैंड के अंदर वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है वो भी जरा समझते हैं। आइसलैंड लाइज ऑन द मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीजेस जो अटलांटिक ओशन में डिवाइड करते हैं अटलांटिक ओशन को इनटू टू पार्ट्स एंड विच इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। मिड ओशनिक रीजेस कैसे बनते हैं, ये बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। मिड ओशनिक रीजेस आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ओशन ओशन प्लेट बाउंड्रीज, राइट। तो ओशन ओशन प्लेट बाउंड्री, जैसे कि ये देखिए एक प्लेट बाउंड्री है, इसके ऊपर ओशन है, और ये एक प्लेट बाउंड्री इसके ऊपर ओशन है। सो नाउ दीज टू प्लेट बाउंड्रीज, दीज टू प्लेट्स, और ये जो प्लेट बाउंड्री है इसको कहा जाएगा ओ ओ, ओशन ओशन प्लेट बाउंड्री। और ये जब डाइवर्ज करेगा तो लगातार यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैग्मा निकलता रहेगा। दिस फ्रीक्वेंट इरप्शन ऑफ मैग्मा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रीजेस। और इस तरीके का मिड ओशनिक रीजेस देखने को मिलता है इन अटलांटिक ओशन। तो वही मिड अटलांटिक रिज आप जो ये देख रहे हैं, ये लाइन आइसलैंड के थ्रू गुजरती है, और फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दीज आर ओशनिक प्लेट्स। तो ओ ओ प्लेट व्हेन दे डाइवर्ज दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज, और यहाँ पे दे बिकम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यहाँ पे व्हेन दे डाइवर्ज दे लीड टू टेरेस्टेरियल वोल्केनिक इरप्शन। आई जस्ट होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने वोल्केनिज्म पढ़ रखा है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रखा है, तो आपने पढ़ रखा होगा ना अलग अलग तरह की प्लेट बाउंड्रीज। तो जहाँ पे भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है, एंड दैट टू ओशन ओशन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, वहाँ पे लगातार थोड़े थोड़े वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एंड दैट लीड टू मिड ओशनिक रीजेस। अटलांटिक रीज उसी से बना है, और आइसलैंड पूरा इसके ऊपर पड़ता है, इसलिए आइसलैंड पे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। और यही कारण है कि इस तरीके का कुछ नज़ारा बनता है आइसलैंड में। एक तरफ वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं और आसपास में आइस भी है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आइसलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ फायर एंड आइस। लेकिन ये जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं बहुत खतरनाक नहीं होते, दे आर नॉट डेंजरस। दे आर नॉट डेंजरस बिकॉज दे आर बसाल्टिक वोल्केनिक इरप्शन या बसाल्टिक मैग्मा। तो जहां जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, वहां पे जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं दे आर एंडेसाइटिक एंड दे आर वेरी डिसरप्टिव, कैटेस्ट्रॉफिक, एंड दे कैन कॉज ह्यूज डैमेज। तो वो डेंजरस होते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे जो मैग्मा इरप्ट होता है वो बसाल्टिक होता है, धीरे धीरे निकलता है, काफ़ी स्लो पेस से वो स्प्रेड होता है। सो दे आर नॉट डेंजरस। एंड यही रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। द गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड हैज़ कन्फर्म्ड कि वोल्केनिक इरप्शन जो वहाँ पे होते रहते हैं, इंक्लूडिंग इन देयर कैपिटल सिटी, इट पोजेस नो थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। देर इज नो थ्रेट एट ऑल। ठीक है। वाई दिस वोल्केनोज आर नॉट डेंजरस? बिकॉज
ये जो मिड ओशनिक रीजेस से ये बनते हैं, दे लीड टू इरप्शन ऑफ बासाल्टिक लावा एंड विच इज of hot, very hot as compared to the andesitic one, but not that much catastrophic or disruptive. Basaltic lava आराम आराम से धीरे धीरे फ्लो होता है, which leads to formation of sealed volcanoes. जबकि एंडेसाइटिक लावा एक इरप्ट होता है काफी डिसरप्टिव तरीके से, और एंडेसाइटिक लावाज इरप्ट होते हैं when volcanoes are created because of convergent plate boundaries. सो लैंड ऑफ फायर एंड आइस, आइसलैंड को कहते हैं, आइसलैंड का निक नेम है. इट लाइज ऑन मिड ओशनिक रीजेस ऑफ अटलांटिक ओशन, दैट इज वाई देर इज अ रेगुलर इरप्शन ऑफ बसाल्टिक लावा विच इज नॉट वेरी वायलेंट. जो अटलांटिक मिड ओशनिक रीजेस हैं वो ओशन ओशन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, बट यहाँ जाकर के आइसलैंड पे जाकर के थोड़ी देर के लिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हो जाते हैं. एक तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू गाइडलाइंस फॉर सिनेमा हॉल्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. देखिए, जो दिव्यांगजन लोग हैं या पीपल विद डिसेबिलिटीज, उनको उनके लिए अलग अलग पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल बनाया जाए. इसके लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए. भाई, दिव्यांगजन को जब तक हम लोग पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल उनके लिए नहीं बनाएंगे, तब तक वी विल कीप ऑन लिमिटिंग द पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल फॉर दिव्यांगजन्स और पीपल विथ डिसेबिलिटी. In order to increase accessibility, there have been initiatives like Accessible India campaign started by Government of India, जहाँ पे अब कोशिश की जाती है कि हर एक जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको फुली एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज. तो आजकल जो भी नए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें आप देखते हैं कि सीढ़ियों के बगल में रैम्प्स वगैरह रहते हैं. दैट इज अंडर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. सुगम्य भारत ऐप, इस ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और इस ऐप की मदद से कोशिश की जाती है कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं वो पहले से अपने लिए जगह बुक कर लें, चाहे बस में जा रहे हों या कहीं और जा रहे हों, ट्रेन में जा रहे हों, तो अपने हिसाब से उनके लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो बुक कर लें थ्रू हेल्प ऑफ दिस सुगम्य भारत ऐप. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रोविजंस हैं कि जो बच्चे हैं विथ डिसेबिलिटी उनके लिए अलग से टीचर्स को ट्रेन किया जाए who will have expertise in handling children with disability so that students can have learning free of any kind of barrier. एक कानून भी लाया गया 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट. इस कानून में 21 तरीके के डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई की गई. अर्लियर जो एक्ट था उसमें सिर्फ 7 तरह की डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई की गई थी. Every child with disability between 6 to 18 years will have right to free education. Normally right to free education क्या है? 6 से 14 साल के लिए. बट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए राइट टू फ्री एजुकेशन है 6 से 18 साल के लिए. उसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस में 5% का रिजर्वेशन है, और गवर्नमेंट जॉब्स में 4% का रिजर्वेशन है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. अब ये जो कानून है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसके अंतर्गत सेक्शन 29 और 42 कहता है कि जो भी सिनेमा हॉल वगैरह हैं, प्लेसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि सिनेमा घर वगैरह, इनको भी एक्सेसिबल बनाना होगा अपने प्लेसेस को फॉर पीपल विथ हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटीज. तो ये कानून का ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसका सेक्शन 29 एंड 42 कहता है कि सिनेमा घरों को भी एक्सेसिबल बनाना होगा फॉर पीपल विथ हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटीज. लेकिन इस डायरेक्शन में कुछ खास काम अभी तक हुआ नहीं था. कानून बने हुए 8 साल हो गए लगभग. तो अब इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाया है. ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. ड्राफ्ट गाइडलाइंस को पब्लिक डोमेन में डाला गया है फॉर देयर फीडबैक. ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कहा गया है कि सिनेमा घरों को 2 में से एक काम करना होगा. या तो ऐसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पीपल विथ विजुअल या हियरिंग डिसेबिलिटी भी मूवी को एंजॉय कर पाए विदाउट एनी लिमिटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन.
या तो फिर स्पेशल टाइम अलॉट करना होगा फॉर स्क्रीनिंग मूवीज फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो ये दो में से एक चीजें करनी होंगी उनको एज पर दिस ड्राफ्ट गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस फॉर सिनेमा हॉल्स फॉर दिव्यांगजन, वो तो ठीक है, वो एक पार्ट है। बट आपको याद रखना है इनिशिएटिव्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत ऐप, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें जो रिसेंट वाला ड्राइव गाइडलाइंस है विच इज इंपॉर्टेंट। टॉपिक नंबर 3 is about white paper on Indian economy. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। भारत सरकार हाल फिलहाल में लेकर के आई है एक व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है यूपीए की सरकार के 10 साल 2004 से लेकर के 2014 तक के सरकार का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विथ देयर ओन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो करंट गवर्नमेंट है फ्रॉम 2014 टू 2024। व्हाइट पेपर होता क्या है? व्हाइट पेपर इज sometimes released by the governments in order to convey certain message to the people of the country। कोई अवेयरनेस क्रिएट करना हो, कोई नॉलेज देना हो, कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, तो सरकारें वाइट पेपर रिलीज करती हैं। तो सरकार ने एक वाइट पेपर रिलीज किया जिसमें मौजूदा सरकार के 10 साल के काम को कंपेयर किया है विद द प्रीवियस गवर्नमेंट 10 ईयर्स वर्क। बेसिकली मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर के 2014 तक। थोड़ा सा ऐसा, अभी ये सब लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी आप लिख नहीं सकते, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि व्हाइट पेपर बहुत सारी चीजें कहता है बट कुछ चीजें नहीं भी कहता है। तो मुद्दा यह है कि खराब चीजें भी हुई हैं 2004 से लेकर के 2014 तक में, उसको तो कह रहा है, बट कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं वो नहीं हाईलाइट कर रहा है। खराब चीजें कुछ देखते हैं। अबैंडन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो 1991 से जो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स लिए गए, प्राइवेटाइजेशन मार्केटाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स लिए गए 1991 से, उस पेस को स्लो डाउन कर दिया 2004 के बाद से। undermined India's macroeconomic foundation. This is what the white paper says. Common man bore the brunt of price instability, bad debt, मतलब बैंक्स का एनपीए काफी बढ़ गया, फॉरेक्स रिजर्व घट गया, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, कई सारे करप्शन के केसेस सामने आए, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल ब्लॉक एलोकेशन, 2G स्कैम, ये सब देखने को मिला। और फिर 2014 के बाद से व्हेन द करंट गवर्नमेंट केम टू पावर दे रेस्क्यूड द इकोनॉमी, ठीक है, डिस्पाइट कोविड-19 डिसरप्शन एंड ऑल। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, अनर्थ ब्लैक मनी। एक बात तो है, कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि हाउ आईएमएफ हैड पब्लिश्ड अ रिपोर्ट वेयर इट सेड दैट द इंडियन इकोनॉमी इज स्टार परफॉर्मर अमंग्स द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज वन थिंग कमेंडेबल, ठीक है। बट इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है कि व्हाइट पेपर कुछ बातें कहता है, कुछ नहीं भी कहता है। तो यूपीए की जो सरकार थी 2004 से लेकर के 2014 तक में, ठीक है, उसके दौरान काफ़ी सारी गलतियां खराबियां हुई हैं, बट एक चीज़ अच्छी थी कि उस टाइम का जो ग्रोथ रेट था दैट इज वाज क्वाइट गुड। अब देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम 2004 टू 2014 6.8%। तो मौजूदा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है मौजूदा सरकार का वो है 5.9%। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर तो पैंडेमिक वाला साल भी है। पैंडेमिक वाले साल में इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। दूसरा, अगर आप फिस्कल डेफिसिट देखें तो ऑन एन एवरेज फिस्कल डेफिसिट वाज 4.7% फॉर द यूपीए गवर्नमेंट। करंट गवर्नमेंट का 10 साल का फिस्कल डेफिसिट है 5.1%। बट अगेन यू सी द पैंडेमिक वाले साल में फिस्कल डेफिसिट हैड गॉन अप टू 9.7%। तो पैंडेमिक वाले साल ने मौजूदा सरकार के ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट और फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर्स है उसको काफी ज्यादा खराब कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गोल्डीलॉक मोमेंट फॉर आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आरबीआई हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है, जिसमें वो पॉलिसी रेट्स को बदलती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। पॉलिसी रेट्स में जो सबसे की पॉलिसी रेट है वो है रेपो रेट। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया फरवरी महीने में, उसके पहले दिसंबर में किया था।
आरबीआई ने लगभग 1 साल से पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, रेपो रेट में कोई बदलाव किया नहीं है। सो दैट इज वाई एक्सपर्ट्स आर नाउ राइटिंग कि परहैप्स इंडियन इकोनॉमी का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपने गोल्डी लॉक फेज में पहुंच चुका है, मतलब ऑप्टिमम फेज में पहुंच चुका है। इसीलिए आरबीआई को अब इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। व्हाट इज गोल्डी लॉक फेज? तो देखिए, गोल्डी लॉक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एसोसिएटेड विथ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जब आप सन से दूर जाने लगते हैं तो एक पर्टिकुलर जोन बनता है जहां पे ना ही बहुत ज्यादा गर्मी रहती है ना ही बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, मतलब द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम इनफ, नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। So temperature is optimum enough to allow water to remain in liquid form, which is very important to support life. और यही कारण है कि ये जो जोन है जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, दैट इज हाउ लाइफ कुड बी सपोर्टेड इन दिस रीजन। और उसी जोन में हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट अर्थ पड़ता है। इस जोन को कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन। Goldilocks zone is an optimum zone where the temperature is neither too high nor too low, which makes this zone habitable. So, if there is any possibility of life on any planet apart from Earth, it could be Mars because it is in Goldilocks zone. गोल्डीलॉक मूवमेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, लगभग 1 साल से मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स बदले नहीं है, हैव बीन 6.5% ओनली। एक्सपर्ट्स आर नाउ सेइंग कि इंडियन इकोनॉमी in its monetary policy has reached to its Goldilocks moment. Goldilocks is a place in solar system which is neither too hot or cold, conducive to support life. Earth lies in it. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ई गवर्नेंस या डिजिटल इनिशिएटिव्स बाय असम गवर्नमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। यू सी, ई गवर्नेंस या डिजिटल इनिशिएटिव्स का फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स इन कर्बिंग डाउन करप्शन, it helps to take the money to the intended beneficiaries without leakage। क्या है ये मतलब? देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक वक्त कहा था कि जब भारत सरकार की तरफ से 1 रुपया चलता है किसी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के लिए, गरीब लोगों के लिए अंडर डिफरेंट स्कीम्स, तो उस बेनिफिशियरी तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है। बीच में करप्शन के कारण बहुत सारा पैसा लीक हो जाता है। बड़ा बाबू छोटा बाबू करके कितने सारे लोग हैं जो पैसा खा जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत लोगों के पास पैसा पहुंचाने का एक ही तरीका था, थ्रू डिफरेंट ऑफिसेज। और डिफरेंट ऑफिसेज में देयर वेयर ह्यूमन इंटरफेस। एंड ह्यूमन इंटरफेस का मतलब क्या है कि देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर डिस्क्रिशन। अच्छा आदमी बैठा तो ईमानदारी से काम कर देगा बिना पैसा लिए, लेकिन अगर बेईमान आदमी बैठा तो डिस्क्रिशन की पॉसिबिलिटी है, वो पैसा लेकर के काम करेगा। ऐसे 4 टेबल से जब उसकी फाइल गुजरेगी तो ऊपर से उसके लिए चला 1 रुपया, लेकिन उसके पास पहुंचेगा बस 15 पैसा ही, 85 पैसा तो बीच में लोग खा जाएंगे। दैट वाज द प्रॉब्लम। अभी कैसा है, डिजिटल इनिशिएटिव्स की मदद से, ई गवर्नेंस की मदद से नाउ ह्यूमन इंटरफेस कैन बी डन अवे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल किसी भी स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है, अकाउंट में पैसा आ जाता है थ्रू जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। तो इस कारण से ह्यूमन इंटरफेस हैज बीन डन अवे एंड दैट इज हेल्पिंग इन कर्बिंग डाउन करप्शन एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो ह्यूमन इंटरवेंशंस को हटाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ई गवर्नेंस या डिजिटल इनिशिएटिव्स, तभी जाकर के करप्शन कम होगा एंड स्ट्रीमलाइंड डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक सर्विसेज हो पाएगा। तो आसाम सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए या डिजिटल इनिशिएटिव्स में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो एक एक करके देखते हैं। राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, जिसका बाद में नाम बदल करके कर दिया गया सेवा सेतु पोर्टल, लॉन्च किया है असम सरकार ने अंडर असम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। तो लगभग 20 या 22 ऐसे सर्विसेज को आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन सर्विसेज के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, आपका ऑनलाइन ही काम हो जाएगा। और अगर डिले होता है तो यू कैन फाइल ए कंप्लेन ऑल्सो इन ऑनलाइन मोड। यह है सेवा सेतु पोर्टल। सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये तो भारत सरकार की इनिशिएटिव है जिसको असम के अंदर भी इंप्लीमेंट किया असम सरकार ने। वेयर देर इज ए प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स टू लॉन्च कंप्लेन और ग्रीवांसेस
against any government department 24/7. मिशन वसुंधरा, सद्भावना पोर्टल, कृतज्ञता पोर्टल, वाहन आप, ये सब है। मिशन वसुंधरा आपको पता है लैंड डिजिटलाइजेशन का इनिशिएटिव है। तो डिजिटलाइजेशन जब लैंड हो जाएगा तो फिर लैंड रिलेटेड जो करप्शंस होते हैं, जिसमें मिडिल मैन बहुत सारा पैसा खाते हैं, लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं जिसको लंबे समय तक खींचा जाता है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मिशन वसुंधरा जो असम सरकार लेकर के आई है विद रिस्पेक्ट टू रिजॉल्विंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन अर्लीस्ट मैनर एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये जो मिशन वसुंधरा इनिशिएटिव है असम सरकार का, इट इज इन लाइन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एंड ऑल्सो स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम जो भारत सरकार की स्कीम है जिसके अंतर्गत रूरल एरियाज का ड्रोन बेस्ड सर्वे करके डिजिटल लैंड रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है। तो स्वामित्व स्कीम एंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइन में ही लाया गया है मिशन वसुंधरा। देन सद्भावना पोर्टल इज देयर, जिसके अंतर्गत जो असम सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे जितने भी केसेस या इश्यूज पेंडिंग हैं उन सब पेंडिंग केसेस को डिजिटलाइज किया गया है। मतलब सारे पेंडिंग केसेस का एक डिजिटल नंबर दिया गया है और अब डिजिटल ट्रैकिंग हो सकेगी कि वो केसेस क्यों पेंडिंग है और कितने दिन में रिजॉल्व होंगे। तो दैट इज सद्भावना पोर्टल इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ऑल द ओल्ड आउटस्टैंडिंग केसेस ऑफ असम सेक्रेटेरिएट। एंड देन कृतज्ञता पोर्टल, कृतज्ञता पोर्टल पेंशनर्स के लिए है। अभी पेंशनर्स को हर बार 1 साल के अंदर जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है कि वो लोग जिंदा हैं ताकि उनका पेंशन आता रहे, उसके लिए साल में एक बार पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अब उसको जमा करने के लिए उनको फिजिकल कॉपी देने के लिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ थ्रू कृतज्ञता पोर्टल दे कैन deposit such life certificates. So these are some examples of e-governance initiatives in Assam: सेवा सेतु, मिशन वसुंधरा, सद्भावना एंड कृतज्ञता पोर्टल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, चारों के चारों सही हैं, बट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज नॉट कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट इज कंडक्टेड बाय तेरी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.